हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि मेडिवल इंडिया से रिलेटेड है, मेडिवल हिस्ट्री से बेसिकली रिलेटेड है। जो किससे रिलेटेड टॉपिक है? पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज की जो हमें साहित्यिक स्रोत देखने को मिलते हैं, किसके? फारसी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। लिटरेरी सोर्सेज है तो ये हमें आर्किटेक्चर सेक्शन से भी लिया जा सकता है, तो वेरियस सेक्शन से हम बोल सकते हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और अलग अलग नॉर्मल क्या लिटरेरी सोर्सेज हैं या फिर दूसरे सोर्सेज हैं आर्ट से रिलेटेड है, उस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और मेंशन करके कि पर्शियन, जैसे अब यहाँ पे फारसी का पूछा हुआ है, पर्शियन के सोर्सेज के बारे में पूछा हुआ है स्पेसिफिकली, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो हमें सारे के सारे पॉइंट्स को उस तरीके से अपने पास क्लब करके रखना है सो दैट किसी भी फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे पास पॉइंट्स रेडी हों लिखने के लिए। ठीक है, सो गाइज आज आपको पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज के रिगार्डिंग पॉइंट्स मिलेंगे, इन पॉइंट्स को अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा। सो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पे झा सर अकेडमी को फॉलो करना है। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं रेगुलरली। आपको सिर्फ बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और हमारा गाइज एक जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को भी ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इस बहुत ही बेहतरीन बैच है। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडीवल इंडिया डिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज। कमेंट, मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत युग की भावना को विचलित करते हैं। टिप्पणी कीजिए। सो ये क्वेश्चन गाइस GS1 हिस्ट्री सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस तो इसमें हमें ये बोला गया है कि जो मध्यकालीन भारत में मतलब मिडीवल इंडिया में जो पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज थे, मतलब जो फारसी साहित्यिक स्रोत थे, वो किस तरीके से विचलित करते हैं उस युग की भावना को, क्या या उस एज में युग में जो स्पिरिट था, भावना थी, उसको किस तरीके से विचलित करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम बेसिकली बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से डिफ्लेक्ट किया, विचलित किया, क्या क्या वो ऐसे सोर्सेज लेकर आए जिससे कि हमें ये देखने को मिला। हमें उस पर कॉमेंट करना है, ठीक है, तो हमें उसके बारे में सारी चीज़ें मेंशन करनी है यहाँ पे।
ठीक है गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद एन आंसर. Medieval age was the age of syncretic intermixing and fusion of culture, religion, music, and way of life of Persian rulers and native India. अब जो मेडिवल एज थी, ठीक है, मेडिवल जो मध्यकालीन युग हमें देखने को मिलता था, वो एक ऐसा युग था, ऐसा टाइम था जहाँ पे हमें अलग अलग कल्चर, फेथ, म्यूजिक, हर चीज़ हमें मिक्स देखने को मिली थी कि एक ही रिलीजन से या सेम कल्चर से ही हमें लोग या डायनेस्टीज हमें देखने को नहीं मिली थी. वहाँ पे हमें अलग अलग देखने को मिली थी. जैसे अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत भी हमें मेडिवल इंडिया में ही देखने को मिली थी, और जो मुगल्स थे वो भी हमें कब देखने को मिले थे, मेडिवल इंडिया में ही देखने को मिले थे. ठीक है, तो क्या है, ये एक ऐसी एज है जहाँ पे इंटरमिक्सिंग थी वेरियस कल्चर्स की, रिलीजन की, मतलब सांस्कृतिक, और जो धर्म है, संगीत है, या उनकी जीवन शैली है कि किस तरीके से वो रहेंगे. ठीक है, तो वहाँ के नेटिव इंडियंस की भी और पर्शियन रूलर्स की भी, तो वो हमें एक इंटरमिक्सिंग देखने को मिलती थी उस एज में. The Persian rulers also got the literary sources of native India, like Upanishads translated into Persian, to better understand the religion, beliefs, values, and customs of the native Indians. The literature of the period reflected the history, philosophy, and polity of medieval India. कि अब मेडिवल इंडिया में क्या था कि जो इंडिया के ही नेटिव पीपल थे, जो यहीं के मूल निवासी थे, वो तो यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन कुछ पर्शियन रूलर्स भी थे जो कि इंडिया में आके बस गए थे. अब वो इंडिया वालों के साथ ही, मतलब जो इंडिया के मूल निवासी थे जो लोग, उन्हीं के साथ रहने लग गए थे, उन्हीं के साथ वो उठते बैठते थे, सब कुछ उन्होंने शेयर किया. कल्चर क्या, रिलीजन क्या क्या, लाइफस्टाइल था उनका, वे ऑफ लिविंग, एवरीथिंग उन्होंने शेयर किया. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो पर्शियन रूलर्स थे, उन्होंने, जो यहाँ के मूल निवासी थे हमारे भारत के, उनके कुछ लिटरेरी सोर्सेज भी बनाए. कैसे, जैसे कि उपनिषद्स थे. उपनिषद्स हमने पढ़े थे एंशंट इंडिया में, हम पढ़ते हैं उपनिषद्स के बारे में. ठीक है, तो उपनिषद्स जो थे वो क्या थी, संस्कृत में हमें देखने को मिलते हैं. उनको जो पर्शियन रूलर्स थे उन्होंने अपनी फारसी भाषा में उनको कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, ताकि ट्रांसलेट कर दिया, ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के भारत के जो लोग हैं, उनके क्या उनका रिलीजन है, उनका धर्म क्या है, उनके कस्टम्स क्या हैं, उनके मूल्य क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, क्या उनके बिलीव्स हैं, उनके रीति रिवाजों के बारे में, सबके बारे में वो प्रॉपर तरीके से जान सकें. राइट. अब जो उस टाइम का लिटरेचर था जो हमें देखने को मिला कि बनाया, उसने मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री को भी रिफ्लेक्ट किया. मतलब उससे हमें मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, इतिहास के बारे में, उसकी फिलॉसफी के बारे में पता चलता है, और उसकी पॉलिटी के बारे में भी पता चलता है, राजनीति के बारे में भी हमें पता चलता है मेडिवल इंडिया की. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द पीरियड आर. अब उस टाइम के कुछ ज़रूरी ऐसे साहित्यिक स्रोत क्या थे, इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस क्या थे. फर्स्ट इज तारिक ई फिरोज शाही, रिटन बाय जियाउद्दीन बरानी, preserved the history of Delhi Sultanate containing the various administrative work and order assigned to the officials and designations granted to them. अब कुछ जो ज़रूरी हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो एक सोर्स क्या था, जियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखी थी, तारिक ई फिरोज शाही. उसमें वो क्या थी, दिल्ली, जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी हिस्ट्री के, उसके इतिहास के बारे में उसमें बताया गया था कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत में कैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो किस तरीके से चलता था. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे होता था वहाँ पे, किस तरीके से ऑफिशियल्स को मतलब डेजिग्नेशन दी गई थी, एक ऑर्डर किस तरीके से था, वो सारी चीज़ें, मतलब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, दिल्ली सल्तनत की सब कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया था. उसकी एक हिस्ट्री, एक इतिहास के बारे में बताया था जियाउद्दीन बरानी ने. कहाँ पे, कौन सी बुक में, तारिक ई फिरोज शाही में. राइट. नेक्स्ट इज एन ई अकबरी by Abul Fazl reflected the administrative and statistical records of Akbar's rule.
अब अबू फजल ने क्या लिखी थी? एनी अकबरी लिखी थी। एनी अकबरी ने क्या बताया था? किसके बारे में थी एनी अकबरी? जिसमें अकबर के रूल के बारे में बताया गया था। ठीक है, जो जैसे अबू फजल ने लिखी थी तो उन्होंने 3 वॉल्यूम लिखी थी, तो उसमें हमें एक वॉल्यूम में क्या देखने को मिला था? अकबर के रूल के बारे में देखने को मिला था। किसमें? एनी अकबरी में अबुल फजल ने मेंशन किया था कि किस तरीके से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम हुआ करता था, कैसे वहाँ पे स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड होता था कि अकबर के टाइम पे, अकबर के शासन काल में हमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से देखने को मिलती थी, उसके बारे में अबू फजल ने एनी अकबरी में मेंशन किया। राइट। नेक्स्ट इज the works of Amir Khusro are well known for the representation of the period within a philosophical prism. कि अमीर खुसरो जो थे, उन्होंने जो किताबें लिखी, जो उन्होंने उनके लिटरेरी सोर्सेज थे, उन्होंने जो भी लिखा, उनका जो भी काम था वो इतना अच्छा था, इतने ज़्यादा उसको चीज़ों को उस टाइम के, मतलब जो मेडिवल इंडिया के बारे में हम बात करें या उसके पीरियड के दौरान की चीज़ों को इस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया था अमीर खुसरो ने कि मतलब एक, हम कहते हैं ना कि कंपटीशन, मुकाबला नहीं रख सकते हम। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम किया था, इतना अच्छा कि प्रॉपर चीज़ें उस टाइम की, उस काल की उन्होंने मेंशन कर दी थी, प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट हम बात करें तो रूमी के बारे में। रूमीज वर्क्स रिफ्लेक्टेड अपॉन द डिविनिटी इन ह्यूमन बींग्स। रूमी के जो काम थे, जो रूमी ने काम किया था, उन्होंने क्या किया था जिससे कि जो मानव हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी डिविनिटी के बारे में पता चला था, उनके देवत्व के बारे में पता चला था, उसके बारे में प्रतिबिंब किया था रूमी ने अपने काम से। नेक्स्ट इज गंगा जमुनी तहजीब emerged during this period, which is a well-known and age-long preserved way of life, which is a fusion of Persian and Indian philosophy. अब एक हमें क्या देखने को मिली? गंगा जमुनी तहजीब हमें देखने को मिली, ठीक है, एज ए लिटरेरी सोर्स। ये इतनी अच्छी हमें सोर्स माना गया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब ये आई तो इसने क्या चीज़ें बताई? पूरी चीज़ें, जैसे हमने बात की, क्या था कि जो नेटिव इंडियंस थे, मतलब जो यहाँ के भारत के मूल निवासी लोग थे, वो रहते थे यहीं पे। जो पर्शियन रूलर्स थे वो यहाँ पे आके बस गए थे, तो हमें इंटरमिक्सिंग देखने को मिली थी कि कल्चर उन्होंने आपस में एक दूसरे का मतलब मिक्स हो गया है, रिलीजन मिक्स हो गया है, उनके ट्रेडिशंस मिक्स हो गए हैं, जाति रीति रिवाज मिक्स हो गए हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ? उन्होंने वही जो फ्यूजन था, जो मिक्सिंग हमें देखने को मिली, उसके बारे में उस वो सॉरी वो लाइफ किस तरीके से थी, उसके बारे में कहाँ पे, किस लिटरेरी सोर्स से हमें पता चला? गंगा जमुनी तहजीब से। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया गया था सोर्स में कि क्या वे ऑफ लाइफ था, किस तरीके से लाइफ एग्जिस्ट करती थी, क्या क्या सब चीज़ें चलती थी, किसमें? फ्यूजन में, पर्शियन की, फारसी लोगों की और इंडियंस की, भारतीय लोगों की। राइट। नेक्स्ट इज ट्रैवलर्स सच एज इब्न बतूता एंड अल बिरूनी हु रॉट रिहला एंड किताब उल हिंद respectively represented in detail the society, economy and polity of the state of that time. मतलब कि अब कुछ ट्रैवलर्स भी थे, ठीक है, हमें अलग अलग जगह से ट्रैवलर्स देखने को मिलते थे, जैसे हमें मिशनरीज भी देखने को मिले थे। इस तरीके से हमें जो ट्रैवलर्स देखने को मिले अलग अलग जगह से, तो ऐसे ही कुछ ट्रैवलर्स थे जिन्होंने जो कुछ सोर्स छोड़कर गए हैं, जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। जैसे अगर हम बात करें तो उनमें से एक ट्रैवलर्स में से तो एक थे इब्न बतूता। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रिहला, ठीक है, रिहला। उसमें उन्होंने क्या बताया था? जब वो ट्रैवल करके इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया की सारी चीज़ों को उन्होंने देखा, घूमे वो, उन्होंने यहाँ का शासन देखा, किस तरीके से काम होता है, कैसे स्टेट चलाई जाती है, कैसे गवर्नेंस हो रही है, कैसे जो किंग है वो सब्जेक्ट्स के प्रति किस तरीके से है, वो कैसे काम करते हैं, एवरीथिंग उन्होंने सब कुछ एनालाइज किया, देखा। वो देखने के बाद
उन्होंने एक किताब लिखी रिहला। उस किताब में उन्होंने पूरी की पूरी सोसाइटी के बारे में डिटेल में बताया। अब सोसाइटी के बारे में क्या, क्योंकि वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने सिर्फ एक वो एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं देखा, जैसे अभी हमने लास्ट लिटरेरी सोर्सेज में बात किया कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, जैसे कि अबुल फजल की ऐनी अकबरी थी, या फिर जियाउद्दीन बरानी की बुक की हमने बात की, तो उसमें क्या था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, लेकिन इन्होंने वहाँ की सोसाइटी देखी, वहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे हैं, कैसा उनके बीच में एक कनेक्शन है, क्या वो ऐसे रिचुअल्स कस्टम्स फॉलो करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, क्या उनका सोर्स ऑफ लिविंग होता है, लाइवलीहुड, एवरीथिंग उन्होंने वो सोसाइटी की सारी डिटेल्स के बारे में बताया रीला में। उसके अलावा वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, उन्होंने उसके बारे में बताया। और उसके अलावा उन्होंने तीसरी चीज़ क्या बताई कि वहाँ की उस स्टेट की पॉलिटी किस तरीके की है, राजनीति किस तरीके की है, उसके बारे में उन्होंने बताया। किसने? इब्न बतूता ने अपनी बुक रिहला में। फिर हम वहीं दूसरे ट्रैवलर की बात करें अगर, अल बिरूनी। अल बिरूनी ने अपनी बुक लिखी थी किताब उल हिंद। जब उन्होंने ये किताब उल हिंद लिखी तो तब भी वो उन्होंने क्या किया, वो भी इब्न बतूता की तरह ही ट्रैवल करके इंडिया में आए। ट्रैवल करके इंडिया में आने के बाद उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी। अब इनका भी हमें क्या देखने को मिला, जैसे इब्न बतूता ने सिर्फ एक पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन को ही ना देखते हुए सब कुछ चीज़ें देखी, उन्होंने हर एक एंगल से चीज़ देखी, अल बिरूनी ने भी। और किताब उल हिंद मतलब हिंद, जो कि इंडिया के लिए ही बोला जाता था, कि इंडिया के की ही वो किताब है, इंडिया के बारे में ही लिखा गया है कि यहाँ की सोसाइटी किस तरीके से थी, समाज कैसा था, किस तरीके से रहते थे, यहाँ की अर्थव्यवस्था किस तरीके की है, यहाँ की राजनीतिक किस तरीके की है, यहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं, क्या कस्टम्स है, किस तरीके से फ्यूजन देखने को मिल रहा है, हर चीज़ के बारे में उन्होंने अल बिरूनी ने किस में मेंशन किया, किस में बताया, किताबुल हिंद ने। और ये सोर्सेज ऐसे हैं जिससे कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, या आज के टाइम पे जो हम ये कनेक्टिविटी कर पाए हैं कि एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ये जो हम टाइमलाइन से कनेक्टिविटी कर पाए हैं वो ये सोर्सेज के थ्रू ही होता है, कि सोर्सेज से ही हम वो कनेक्टिविटी रख पाते हैं। फिर हम नेक्स्ट की बात करें तो दारा शेख गॉट मेनी संस्कृत बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। A compendium of 50 Upanishads were translated into Persian by the name Sir-e Akbar. अब जो दारा शेख थे उन्होंने बहुत सारी, क्योंकि क्या होता था कि पहले के टाइम पे जैसे संस्कृत ज़्यादा प्रिविलेज्ड लैंग्वेज थी, अगर हम बात करें तो संस्कृत को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था उस टाइम पे, तो बुक्स जो थी वो संस्कृत में ही लिखी जाती थी। तो संस्कृत के अंदर जो बुक्स होती थी वो उनको किस में ट्रांसलेट करवाया, उन्होंने किस में कन्वर्ट करवा दिया, बदलाव करवाया, दारा शेख ने किस में किया, पर्शियन, फारसी लैंग्वेज में उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, ताकि वो सारी चीज़ों के बारे में जान सके, इंडिया के बारे में, इंडिया की सोसाइटी, उनकी पॉलिटी, उनके कस्टम्स, उनके वैल्यूज़, उनके ट्रेडिशंस, हर किसी चीज़ के बारे में वो जान सकें, राइट। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक जैसे अलग अलग हमें 108 उपनिषद देखने को मिलते हैं, उसमें से उन्होंने 50 उपनिषद का एक संग्रह को ट्रांसलेट किया, किसमें, फारसी लैंग्वेज में, पर्शियन में उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, और उसको क्या नाम दिया, सिरी अकबर। सिरी अकबर के नाम से उन्होंने वो ट्रांसलेट किया और एक किताब बनाई, राइट। किसके लिए, इंडिया को जानने के लिए, यहाँ के लोग, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एवरीथिंग, सब चीज़ के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो ये तो थे लिटरेरी सोर्सेज कि किस तरीके से जो पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज थे वो उस टाइम की एज को डिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं, हमें पता चलता है उसके बारे में कि क्या मेडिवल इंडिया में देखने को मिलती थी, किस किस तरीके से। अब हमने क्या देखा, इन ट्रैवलर्स के जो लिटरेरी सोर्सेज थे या फिर जो दूसरे पर्शियन रूलर्स थे उनके लिटरेरी सोर्सेज थे, उनके थ्रू हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पता चल गया, हमें उनके जो किस तरीके से डेजिग्नेशंस होती थी वो पता चल गया, हमें हर एक मतलब हर एक तो नहीं बट वेरियस रूलर्स के बारे में कि वो उनके शासनकाल के टाइम पे कैसे चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटी है, राजनीति है, हर चीज़ के बारे में वो पता चला। हमें इनफैक्ट लोगों की
लोगों के बारे में पता चला, मतलब समाज किस तरीके से था, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, वो सब चीज़ों के बारे में हमें पता चला, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं और हैं, राइट. So on the concluding note, medieval age was the beginning of a new era, a new society whose foundation was laid upon the fusion between the Persian and Indian way of life, which popularly came to be known as the Ganga Yamuna तहजीब. तो मेडिवल एज जो थी ये एक नए फेज की, नई एरा की नई शुरुआत थी, ठीक है, क्योंकि इस सोसाइटी ने क्या फाउंडेशन रखा था, वही जो हमने एक इंटरमिक्सिंग की, फ्यूजन की बात की कि पर्शियन थे और जो यहीं के मूल निवासी थे, इंडियंस थे, उनका हमने एक फ्यूजन देखा, एक इंटरमिक्सिंग देखा कि वो आपस में मिल के रहे, उन्होंने सब कुछ शेयर की अपनी चीज़ें, ठीक है. तो उस एक वे ऑफ लाइफ हमें, मतलब एक फ्यूजन देखने को मिला, जिसको बहुत पॉपुलरली क्या बोला गया, गंगा यमुना तहजीब, उसके नाम से इस फ्यूजन को दर्शाया गया, रिफ्लेक्ट किया गया, राइट. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज. आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस. अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.